हेलो स्टूडेंट्स, 15 डे एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम जनरल स्टडी के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो इस तरीके से हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि इसमें है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस हैव गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कंटिनेंट। तो पहला ऑप्शन है इसमें प्रतापगढ़, दूसरा है मेहरगढ़, तीसरा है क्वेटा और चौथा है कलात। कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से किस स्थान ने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य दिया है। तो ऑप्शन आपके सामने ये है प्रतापगढ़, मेहरगढ़, क्वेटा और कलात। तो इसका जो सही आंसर है, जो राइट आंसर है इसका, वो है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा बता दूं, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये स्थल पाया गया। ये नवपाषाणकालीन स्थल था और सबसे पहले कृषि के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। इसकी विशेषता ये थी कि इससे पहले जो मानव था वो एक किस्म से खाद्य संग्राहक था। कहने का मतलब ये कि वो एक पशुओं का शिकार करता था, उसको ही स्टोर करके उस पर उसका जीवन डिपेंडेंट था। बाद में वो एग्रीकल्चर करने लगा तो उसका जीवन जो है स्टेब्लिश हो गया, मतलब स्थायी जीवन वो जीने लगा। तो ये मेहरगढ़ के बारे में आप जान लेना, काफी इंपोर्टेंट है। अगला है व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ समाहर्ता इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य था। तो पहला है कि टू कलेक्ट रेवेन्यू, टू वर्क एज ए जज, तीसरा है लीडरशिप ऑफ आर्मी और चौथा है डिलीवरिंग जस्टिस। ऑप्शन इस तरीके से है हिंदी में। राजस्व एकत्र करने के लिए, न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए, सेना का नेतृत्व करने के लिए या न्याय प्रदान करने के लिए। तो इसमें जो समाहर्ता था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका जो कार्य था वो था रेवेन्यू कलेक्ट करना। रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करना जो है समाहर्ता का काम था। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना कि समाहर्ता क्या है। इसके अलावा भी जो इसमें जो पोस्ट थे उनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता हो प्रशासन के बारे में। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड, समटाइम्स ऑल्सो रिफर्ड एज बाइबल ऑफ द तमिल लैंड। तो इस पर जो आपसे ऑप्शन है, कहने इसका जो ये क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगम काल के तमिल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कभी कभी इसे तमिल भूमिका बाइबल भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है तिरुकुराल, पुराणनुरु, मलाई पट्टुकतम या इनमें से कोई नहीं। तो आप इन ऑप्शंस में से बताइए कि कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो इसका जो आंसर है वो ए है, तिरुकुराल है इसका। तिरुकुराल जो है एक तरीके से जो तमिल ग्रंथ है वो नैतिकता और सदाचार इनसे संबंधित है। वो काफी पॉपुलर ग्रंथ है वो। एक इसमें आप और ध्यान रखना, एक तो तिरुकुराल है और दूसरा इसमें एक आता है तोल्कापियम। वैसे तो इसमें और भी ग्रंथ है, लेकिन इसमें आप तिरुकुराल और तोल्कापियम जो है वो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए। इनके बारे में अगर आप जान लो तो आपके लिए ठीक है, कि मतलब आगे के लिए आपके लिए मददगार साबित हो ये। तो तोल्कापियम ये है कि ये एक तरीके से तमिल व्याकरण है। इसके अलावा ये तमिल साहित्य भी है। मतलब तिरुकुराल तो ठीक है, आप क्वेश्चन से समझ गए, लेकिन तोल्कापियम की जानकारी भी आपके लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग रोड प्रियदर्शिका। निम्नलिखित में से किसने प्रियदर्शिका लिखी। तो ऑप्शन है इसके प्रभाकर वर्धन, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, यशोवर्धन। तो इसका जो आंसर है वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका लिखी। और इसकी जो रचनाएं थी हर्षवर्धन की, इसके अलावा एक थी जो है नागनंद, और इसके अलावा प्रियदर्शिका तो है ही, और तीसरी है रत्नावली। तो इन तीनों रचनाओं को आप याद कर लीजिएगा, ये हर्ष की रचना है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इरेक्टेड गंगई कोंड चोलपुरम। मतलब कि निम्नलिखित में से किसने गंगई कोंड चोलपुरम का निर्माण करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये है राजराजा चोल, राजेंद्र चोल, महेंद्र वर्मन, और इसका चौथा ऑप्शन है गोंकाई। मतलब कि इनमें से किसने बनाया था गंगई कोंड चोलपुरम। तो इसका जो आंसर है वो राजेंद्र चोल है। राजेंद्र चोल फर्स्ट इसने बनाया था। और ये जो था इसलिए मतलब जो ये गंगई कोंड चोलपुरम है, मतलब कि ये जो शहर का निर्माण इन्होंने कराया, ये गंगा के लिए अभियान जो इनका नॉर्थ इंडिया की ओर था
उसमें जब ये विजयी हुए तो 1023 ईस्वी में इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम बनाया था राजेंद्र फर्स्ट ने। तो काफ़ी बेहतरीन आर्किटेक्चर चोल एम्पायर में हुआ है। तो इसको तो आप याद कर ही लेना। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जो इसके अन्य जो है वो आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड। तो निम्नलिखित में से कौन सा श्वेतांबर पंथ का संस्थापक था? कालकाचार्य, स्थूलभद्र, भद्रबाहु या देवर्षि शर्मन। इनमें से कौन सा था आप बताइए। तो ये इसका जो आंसर है वो है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसका राइट आंसर है। एक्चुअली 293 बीसी में, ईसा पूर्व में, मगध में जो है एक अकाल आता है। जो मगध राज्य था उसमें अकाल की स्थिति आती है। और इसमें क्या होता है कि जो जैन धर्म के जो भिक्षु थे, इनमें जो इनके लीडर थे भद्रबाहु ये मानते हैं कि इनका अपना मानना ये रहता है कि अभी ऐसी स्थिति में हमें खुद भी मतलब एक त्याग की भावना हमें होनी चाहिए। और वो इधर छोड़ के चले जाते हैं और ये जाते हैं साउथ दक्षिण भारत में, कर्नाटक। और ये जो जैन लीडर थे ये काफी कठोर अनुशासन का पालन करते हैं, कठोर अनुशासन ये अपनाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि एक तो उपवास रखना, इसके अलावा ये इन्होंने वस्त्र तक का भी त्याग कर दिया था। तो ये जो कहलाए दिगंबर कहलाए जो साउथ में गए। तो इनके संस्थापक तो भद्रबाहु थे, लेकिन कुछ जैन जो अनुयायी थे वो रहे थे महावीर के, वो रहे थे मतलब वो दक्षिण भारत में तो नहीं गए, उत्तर भारत में ही थे। जहाँ थे वहीं मगध में ही। तो स्थूलभद्र इन लोगों ने भी ऐसा नहीं कि इन्होंने फॉलो किया चीज़ों को, अनुशासन में तो बने रही, लेकिन इन्होंने फिर भी ये थोड़ा फ्लेक्सिबल थे। तो इन्होंने कपड़ों को भी मतलब वस्त्र धारण करना छोड़ा नहीं। इसके अलावा उपवास इतना कठोर तो नहीं किया। तो इसलिए जो है इनको श्वेतांबर कहा गया। तो श्वेतांबर और दिगंबर आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेना। और जो साउथ में गए वो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए, इसलिए वो दिगंबर थे। और जो नॉर्थ में रहे वो श्वेतांबर कहलाए, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। ठीक। अगला जो है वो है वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ सूरसेन लोकेटेड। सूरसेन की राजधानी कहाँ स्थित थी? सौराष्ट्र, पुंचा, मथुरा या पोटल। तो 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे, उनमें से एक महाजनपद सूरसेन था। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। आप जो है जितने भी 16 महाजनपद हैं उसमें उनकी राजधानियां भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार भारत में संविधान संशोधन किस वर्ष से किया गया भारतीय संविधान में? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 1950, 1951, 1952 या 1953। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? वो है आपका 1951। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, मतलब फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 में हुआ था। और ये जो 1951 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये मुख्य रूप से जो है भूमि सुधार के था, मतलब कि लैंड रिफॉर्म के लिए था। तो भूमि सुधार के लिए था। तो इसको इसी के साथ जो है एक अनुसूची भी जोड़ी गई, वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी आप याद रखना। तो एक तरीके से जमींदारी उन्मूलन के लिए था। इसमें वैसे तो इसमें जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए भी कुछ प्रोविजन किए गए। इसके अलावा जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन जैसे लोक व्यवस्था भंग ना हो, नैतिकता भंग ना हो, इसके लिए जो लगाए जाते हैं, एक तो वो रेस्ट्रिक्शन के लिए मतलब वाक अभिव्यक्ति से रिलेटेड था। इसके अलावा जो है जो मतलब जो हमारे समाज का जो बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए थे। लेकिन मुख्य रूप से जो ये लैंड रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा ठीक, एक चीज ये है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच चल रहा है वेदश्री ऐप में, और इसके लिए आप वेदश्री ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं इसमें, जो आपके लिए उपयोगी भी होगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ए फेडरल कोर्ट वाज स्टैब्लिश्ड। मतलब कि फेडरल कोर्ट कौन से अधिनियम के तहत या किसके तहत स्टेब्लिश किया गया? तो इसमें भारत परिषद अधिनियम, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब इनमें से किस में किया गया?
ये 4 इसमें दिए गए हैं ऑप्शन। तो जो हमारी फेडरल कोर्ट है, मतलब कि जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो कौन से अधिनियम के तहत बनाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि 1935। 1935 के तहत बहुत सारी चीज़ें बनाएगी, जैसे संघ लोक सेवा आयोग आप पढ़ते हैं यूपीएससी, या ये जितने भी एक तरीके से फेडरल जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो बने इसके तहत। मतलब कि हमारा काफ़ी हद तक संविधान हमने 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो इसमें जो है हमारा जो 1935 वाला एक्ट है, इसके तहत हमने सुप्रीम कोर्ट, उसको फेडरल कोर्ट कहते थे, ठीक, वो तो बनी इसके तहत, लेकिन उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1937 में। उसके बाद आज़ादी तक इसको फेडरल कोर्ट ही कहते थे, ठीक है। और फेडरल कोर्ट इसको जो है मतलब हमारी संविधान जब तक लागू हुआ 1950 तक, तब तक बोलते थे। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा उसका नाम सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट बन गया, और तब से ये सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा है। एक तरीके से उसका जो पूर्व संस्था के तौर पर जो रही वो फेडरल कोर्ट ही रही, तो इसको आप याद रखना। अगला है, हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमेन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत के नए प्रभुत्व का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लीमेंटे इटली, या राजेंद्र प्रसाद। मतलब कि हमारा जो देश है उसके 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 डोमिनियन बने। तो भारत जो डोमिनियन बना उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि राजगोपालाचारी थे या फिर माउंटबेटन थे। एक्चुअल में जो स्वतंत्र भारत के थे, वैसे तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पहले गवर्नर जनरल थे और अंतिम वायसराय ये माने जाते हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले अगर पूछेगा भारत की, वैसे तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय तो राजगोपालाचार्य, इसमें कंफ्यूजन मत करना। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव ए पॉलिसी ऑफ ड्वेल सिटीजनशिप। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऑप्शन भारत नहीं है। भारत होता तो शायद आप लोग कर लेते इसको। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता की नीति नहीं है? तो ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल। मतलब किस में ऐसा है कि जिसमें दोहरी नागरिकता नहीं है? कहने का मतलब सिंगल सिटीजनशिप है, वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो इसमें एक तो बात यह है कि ज़्यादातर इसमें जा सकता है आप लोगों का डाउट कि पाकिस्तान और नेपाल, क्योंकि दोनों साउथ एशियन कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं है इसमें। और बाकी जो ये 2 बच गए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो नेपाल है, ठीक। तो नेपाल इसका राइट आंसर है। वैसे भारत में भी सिंगल सिटीजनशिप है, और भारत की जो सिंगल सिटीजनशिप है वो हमने ब्रिटेन से ली है। और नेपाल, इसमें आप ऐसे भी गेस कर सकते हो जैसे कहीं पर ना, कि नेपाल ने बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल हमसे लिया हुआ है। तो इससे भी एक उसमें गेस लगता है जब आपको कुछ नहीं आ रहा हो तब वाली सिचुएशन में है। और अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। मतलब हमारी जो कार्यपालिका है उसका हिस्सा कौन सा इनमें से नहीं है? तो ऑप्शन आपका प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द अटॉर्नी जनरल, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि कौन सा संघ कार्यपालिका या कार्यकारिणी, बात एक ही है, का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, भारत का अटॉर्नी जनरल नहीं है, या मुख्य न्यायाधीश नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। अब आप ये देखो कि अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है इसमें, लेकिन आपको इतना तो दिमाग में आ रहा होगा कि एक जगह आया न्यायाधीश, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका तो आपको अलग पता है कि दोनों अलग अलग, तो न्यायपालिका को कहीं से लेना देना नहीं है कार्यपालिका से। तो आप इसमें तो क्या कर सकते हो गैस, क्योंकि एक तरीके से ये एलिमिनेशन टाइप का भी क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि जितना हम पढ़ते हैं सारा का सारा हूबहू वैसा ही आए पेपर। थोड़ा सा आपका जो ओवरऑल नॉलेज है उससे भी पूछा जा सकता है, जहाँ पर आप गैस भी लगा सकते हो, इंटेलेक्चुअल गैस होगा आपका। तो इसमें न्यायाधीश होगा। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसमें होता कौन कौन है जो कार्यपालिका है। कार्यपालिका में जो आपके रहते हैं, एक तो इसमें रहता है राष्ट्रपति, दूसरा इसमें रहता है उपराष्ट्रपति, तीसरा इसमें है आपके प्रधानमंत्री, पीएम जो है, और चौथा इसमें है मंत्रिपरिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, और इसमें पांचवा है महान्यायवादी, ये भी आता है, ठीक है। तो ये कार्यपालिका का पूरा आप एक पढ़ देना कि कौन कौन से इसमें आते हैं, क्या क्या पार्ट हैं इसके। तो ये 5 है। इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो आया ही, क्योंकि और उसके बाद पीएम भी आए, उसके बाद मंत्रिपरिषद आपका जो है मंत्रिपरिषद महान्यायवादी। मतलब ये 5 आपको पार्ट इसके याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे बनता है क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन जो है वो है पेनगंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया। जैसे जो ट्रिब्यूटरी है एक रिवर, आप पूरा रिवर सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें जो है ये जरूरी हो जाता है कि कुछ रिवर्स जो इम्पोर्टेंट रिवर है उनकी तो कम से कम ट्रिब्यूटरी याद रहे। तो ये किसकी है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा। अब पेनगंगा भारत में निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। इसमें क्या है कि ज्यादातर जो कंफ्यूजन रहता है वो कावेरी और गोदावरी में रहता है। जैसे कृष्णा मतलब कावेरी गोदावरी, कुछ हद तक कृष्णा भी कह सकते हो, लेकिन नर्मदा तो इसमें नहीं होगा। थोड़ा सा एलिमिनेट करके भी आप इन चीजों को कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि पूरा एक शक्ति प्रदर्शन करना है वहां पर। तो नर्मदा तो इसमें नहीं होगा, बाकी इन चीजों में ऑप्शन है। तो इसमें वैसे राइट आंसर जो है आपका वो गोदावरी है। तो फिर आप अपना चीजें कर सकते हो। गोदावरी जो नदी है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये ओरिजिनेट होती है। त्र्यंबकेश्वर एक जगह है और उसके बाद ये आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये जो है बंगाल की खाड़ी में आके ये गिरती है। और इसकी नदी जो है पेनगंगा, बहुत सारी इसकी जो है वो है ट्रिब्यूटरी है। सारों को मेंशन करना यहाँ थोड़ा वो रहता है आपके लिए, बर्डन हो जाता है, लेकिन आप याद कर सकते हो कावेरी, गोदावरी और एटलीस्ट कृष्णा की जो सहायक नदी है। विच क्रोज इन एल्यूवियल सॉइल एंड नीड्स 150 सेंटीमीटर रेनफॉल। मतलब कि जो कौन सी ऐसी फसल है जलोढ़ मिट्टी में उगती है वो, और उसके लिए 150 सेंटीमीटर कम से कम वर्षा होनी चाहिए। तो उसमें कौन हो सकती है, गेहूं है, चावल है, मूंगफली है या गन्ना है। तो इसमें एक तो है 1 सेंटीमीटर, सबसे अधिक पानी की जरूरत, मतलब एक्चुअली ना जैसे हमारे यहाँ पर जो औसत जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर रहती है। तो 200 सेंटीमीटर से बारिश ज्यादा नहीं हो पाती औसत के तौर पर। अब कहीं 400 भी हो रही, होने के लिए बहुत और भी चेहरा पूछिए आप जाओगे तो फिर उसका तो कुछ और ही ज्यादा है, लेकिन 200 सेंटीमीटर है। तो इतने में जो सबसे अधिक बारिश में उगने वाली फसल, अगर आपका थोड़ा सा दिमाग इस तरीके से भी लगता है या सबसे ज्यादा पानी किस फसल के लिए चाहिए, तो इनमें होती है चावल ही होता है। तो चावल इसके लिए उपयुक्त आंसर है, इसका मतलब सही आंसर है। और इसके लिए क्राइटेरिया मतलब ज्यादातर बारिश का ही पूछता है, बाकी के लिए तो उतना बारिश नहीं चाहिए। जैसे 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच अगर बारिश हो तो गेहूं का हो जाए, मूंगफली, गन्ना, गन्ना के लिए भी होता है लेकिन इतना नहीं रहता है। लेकिन चावल इसमें इसका राइट आंसर है, मतलब कि राइस। ठीक। अगला है द न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट अलोंग द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नदी के बाढ़ मैदानों के किनारे नए जलोढ़ निक्षेप को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया जाता है, क्या किस नाम से जाना जाता है। तराई, खादर, बांगर या भाबर। तराई, खादर, बांगर या भाबर। मतलब कि नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है जो एकदम नदी के किनारे होती है। आपने इसमें आपको जो कंफ्यूजन रहता है जैसे खादर और बांगर में रहता है, क्योंकि यही दो मिट्टियां थी। अब इसमें कौन सी नई है कौन सी पुरानी है। तो होता क्या है कि जो नदी होती है, नदी के जस्ट किनारे जो अगर अगर ये रिवर बह रही है तो रिवर के जो किनारे की जो लैंड है या जो भूमि है, जो मिट्टी है, वो कहलाती है खादर। तो इसका जो राइट आंसर है वो खादर है। और जो उसके ऊपर रहती है वो होती है बांगर। और इसमें क्या होता है कि ये जो खादर होती है ये अधिक उपजाऊ भी होती है, ज्यादा उपजाऊपन होता है इसमें, क्योंकि नदी हर बार नया मिट्टी इसमें डिपॉजिट कर रही है। नदी भी अपने साथ मिट्टी लेके आ रही है तो वो डिपॉजिट करती है, तो अधिक उपजाऊ ये होती है। और इसके अलावा जो है जो बांगर है ये एक किस्म से 2-3 साल बाद जब बाढ़ वाली सिचुएशन आती है तब पानी ऊपर तक जाता है लैंड में, तब लेके डिपॉजिट करती है। तो इतनी उपजाऊ नहीं है ये। तो ये दोनों जो है एक किस्म से जलोढ़ मिट्टी के ही पार्ट हैं, जलोढ़ मिट्टी के हिस्से हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के ही भाग हैं। तो ये आप याद रखना। आपके ये जो क्वेश्चन थे कुछ जनरल स्टडी के, ये इस तरीके से थे। इसी तरीके से आप इस चीज़ को फॉलो करते रहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। आप आपके चाहे इसमें सही हो गलत हो कुछ भी हो, आप जरूर नई से नई चीज़ सीखेंगे और आप जो है इसमें अच्छा एक परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू।